एमिसिव पावर नहीं, एमिसिविटी कर ले, एमिसिविटी, और इसको ई से डिनोट करते हैं। देखेंगे ध्यान से, ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T एंड नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, नॉर्मल का और ब्लैक बॉडी का। यहां पे जो आपकी पावर होएगी, रेडिएशन पावर, या फिर आप उसको बोलो एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, ऑफ ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। आपके दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, शेप बिल्कुल सेम है, टेम्परेचर सेम है, वो आपकी एनर्जी एमिट कर रहे हैं, पावर एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। आप मुझे बताएं, जो भी आपको नॉलेज अभी तक है, किसकी पावर ज्यादा होगी? ब्लैक बॉडी की, क्योंकि ब्लैक बॉडी की रेडिएशन मैक्सिमम होती है, नॉर्मल बॉडी उससे कम ही कम होती है। तो जो एमिसिविटी है, एमिसिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, लिख लें आप ये, एमिसिविटी ई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, emissivity is defined as ratio of emissive power of normal body and emissive power of black body। दोबारा बोलूं, emissivity is defined as ratio of emissive power of normal body to emissive power of black body at same temperature T, at same temperature T। एमिसिव पावर की आप लिख लें एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ई इज डिफाइंड एज पावर नॉर्मल बॉडी एंड पावर ऑफ क्या नाम है आपका, ब्लैक बॉडी, उनका रेशियो रहता है। अब आप बताएं, क्या ई की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी? क्या एमिसिविटी ई की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी? क्यों? ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा है तो वो 1 से हमेशा कम रहेगा, तो एमिसिविटी हमेशा 1 से कम रहेगी। ठीक है, डन। तो आप ये मुझे अब ये बताएं, जब हमने स्टीफन्स लॉ डिफाइन किया था E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, क्या ये लॉ एप्लीकेबल था ब्लैक बॉडी के लिए या नॉर्मल बॉडी के लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। और यहां पर इन टर्म्स का मतलब क्या था? E क्या था? हाँ, E इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज दिस E। सिग्मा आपका स्टीफन्स कांस्टेंट था और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। अब अगर कोई ब्लैक बॉडी T टेम्परेचर पर हो तो वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई नॉर्मल बॉडी हो सेम टेम्परेचर पर, वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी, वो कैसे निकालेंगे? देखें, ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो मैं इसके लिए लगा सकता हूं
सिग्मा ई मल्टीप्लाई कर दूंगा सिग्मा टी की पावर 4। क्यों? आप देखें ई का मतलब था ई इज पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, सॉरी पावर ब्लैक बॉडी, तो पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी इज ई टाइम्स पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये वाली क्या है, पावर के प्रोपोर्शनली तो है, बस इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर उसको आप मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा एनर्जी रेडिएटेड बाय नॉर्मल बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आप यहां पे एक्सप्रेशन लिख के साथ में लिख लें ई को, ई इज एनर्जी रेडिएटेड, ई इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर नॉर्मल बॉडी। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर नॉर्मल बॉडी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपको ये वाले स्टेप लाइन से लिखने आने चाहिए। ई का मतलब ये होता है, अगर मैं पूछूं हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इसी को आप बना देंगे क्या, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। ये क्या हो गया, हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाय अ नॉर्मल बॉडी। इसको भी लिखना चाहे लिख लें, क्या है ये, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसी को कन्वर्ट करना चाहें टेम्परेचर फॉल के रेट में, तो आप क्या करेंगे, डी टी बाई डी टी, यहां पे डी क्यू को लिखूंगा मैं एम एस डी टी, और वो एम एस नीचे ले आऊंगा, तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 बाय एम एस, ये आपका रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल फॉर अ नॉर्मल बॉडी आ गया, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल फॉर अ नॉर्मल बॉडी। एमिसिव पावर डिफाइन करते ही सारी चीजें हमने नॉर्मल बॉडी के लिए भी निकाल ली हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे क्या, खत्म है, बस 2-3 सवाल करेंगे फिर चैप्टर खत्म है। डन, आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखिए आप, इफ लेमडा एम, जो लेमडा मैक्सिमम आया था आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, इफ लेमडा एम फॉर द मून, इफ लेमडा एम फॉर द मून इज 4.5 micron, if lambda m for moon is this much, find out temperature of moon, find out temperature of moon। नहीं, ये तो बड़ा ही नंबर आया कुछ। अच्छा ये 14.5 माइक्रोन। माइक्रोन आप सोचो चेंज होगा कि नहीं होगा। एक बात बताओ सब लोग, लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी है, और जो बी आपको पता है वो एसआई यूनिट में है, तो बाकी चीजों को आप किस में पुट करोगे, एसआई में पुट करोगे ना। तो ये क्या एसआई यूनिट है, नहीं है। लेमडा की एसआई यूनिट होगी क्या वैसे, मीटर। ये माइक्रोन का मतलब है 10 की पावर -6 मीटर। तो आप मतलब 1 माइक्रोन की बता रहा हूं मैं, तो लेमडा एम आपका बन गया, लेमडा एम इक्वल टू
14.5 10⁻⁻6 मीटर, ये एसआई यूनिट में आपका आ गया। बी की वैल्यू कर लिखवाई तो आप यूज कर लें। बी की वैल्यू आपकी मैं बता देता हूँ, कल क्या लिखी थी हमने। बी आया था 2.89 10⁻³ SI यूनिट्स। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आदित्य? आंसर 10⁻⁻6 तो नहीं है। हाँ, 199.3 केल्विन। आंसर इज 199.3 केल्विन। दिस इज योर आंसर। भाई लोगों, संघर्ष है क्या जीवन में बहुत? ये दुखी हो गए इतनी जल्दी? अगला सवाल में मोटिवेशन छिपा हुआ है बहुत ज्यादा। लिखे सवाल। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट, लिख ले, कुछ काम आएगा। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर of a tungsten filament, the operating temperature of a tungsten filament in a lamp is 200 Kelvin, 200 Kelvin, and its emissivity is 0.3, is 0.3. Find the surface area of filament, find the surface area of filament of 25 volt lamp, 25 वोल्ट लैंप। बस आपको उस फिलामेंट का सरफेस एरिया निकालना है। कहां से बोलना है? टेम्परेचर 200 केल्विन है, एमिसिविटी 0.3 है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट ऑफ 25 वोल्ट लैंप। लैंप जो आपका फिलामेंट लैंप है, लैंप लैंप लालटेन। तनिष थोड़ा सा करेंगे कोशिश, कष्ट करेंगे। ये पावर है आपकी 25 वोल्ट, इसका मतलब जो आपका लैंप है वो इतने जूल पर सेकंड एमिट कर रहा है। आप चेक करें बेटा, ये तो आपको एक बार ट्राई करना है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। पावर आपकी हीट लॉस होती है ना, पावर का मतलब कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो dq बाई dt है बेसिकली, ये dq बाई dt है। हाँ, तो आप कांस्टेंट याद रखनी है आपको, तो यूज करेंगे। देखिए आप नोट्स में लिखा रखिए सिग्मा पीछे। पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट ऑफ लैंप इज dq बाय dt, और ये होगा आपका रहता है जनरली सिग्मा t की पावर 4, और ये e इंटू ए और हो जाएगा।
तो आया ना था, सिग्मा की वैल्यू आपकी है 5.67 10 की पावर -8 ऐसा यूनिट। ये वीडियोस तो अवेलेबल थे लाला जी? हाँ जी, वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। कैलकुलेशन यू कैन यूज योर मोबाइल्स। बावड़ी जल्दी कर। इसका आंसर अवेलेबल जो मेरे पास है, ऐसे कैसे आप भिड़ा भिड़ा के मार रहे हो कुछ, मतलब सीधा आंसर निकाल रहे हो एकदम खटाक से। फोन से ये कि जो सवाल मैं दे रहा हूं उनके आंसर पता है, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल देने के बाद आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये बात चमक जाए। आंसर तो चलो कोई बात नहीं, निकले ना निकले वो अलग बात है, बट क्या फॉर्मूला चमक रहा है सवाल से? आर्यन ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे। आंसर ये है। हाँ बेटा, और क्या? 10 के बाद -4 नहीं आया, ढूंढो उसको, कहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाए। हाँ जी, अगला सवाल लिखें। इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी, if temperature of ideal black body, if temperature of ideal black body is increased by 50%, भाई साहब स्लो हो गए, फिर अगला छूट जाएगा। हाँ बता दूंगा, पहले आप ये लिख लें। इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, what will be percentage increase in, what will be percentage increase in quantity of radiations, what will be increase in, what will be percentage increase in quantity of radiations emitted from its surface area? Quantity of radiations emitted from its surface area, from its surface। पहले टेम्परेचर T था, अगर टेम्परेचर 50% बढ़ गया है तो T के टर्म्स में कितना हो जाएगा? 1.5। सोचिए सब लोग, T के टर्म्स में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1.5, है ना? तने समझ में आया? कैसे बता? अरे T प्लस 50% ऑफ T, ये कितना आया? 0.5, तो 1.5T ये आपका नया टेम्परेचर है, या आप कहें 3/2 ऑफ T। तो पहले टेम्परेचर T था, अब 3/2 T हो गया, तो किस परसेंट से आपके रेडिएशंस बढ़ गए हैं पूछा गया है। ये शुरुआत की रेडिएशन है आपकी, बाद में परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, 5 टाइम नहीं पूछा मैंने। सिग्मा 3/2 की पावर 4, ये आपका आ जाएगा 9/4 सिग्मा T की पावर 4, और ये आपका E है जो पहले लिखा हुआ था, तो E डैश इक्वल टू 9/4
4 E। अच्छा, सॉरी सॉरी, 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, तो ई डैश आपका 81/16 ई आ गया। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये ई डैश के आगे नए रेडिएशंस आपको निकालना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ इन रेडिएशंस। अब ऐसी ऐसी बातें आपको निकालनी आनी चाहिए। क्या करें, 71% है आपका, कुछ ऐसे नहीं है मेरे पास तो जो है भी गलत है। बताऊं यार, देखो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आगे आपको आना चाहिए था। वैसे परसेंटेज कर रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, चलो सुन लो। परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। आपका क्या करें, अभी देख लें। चेंज इन रेडिएशंस इज ई डैश माइनस ई, इतना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल रेडिएशन इनटू 100। ये आपका आंसर होना चाहिए। ई डैश आपका आ चुका है 81/16 ई माइनस ई बाय ई इंटू 100। आप निकाल सकते हैं। अरे बाबड़ा, इसको सोल्व करो। अनिकेत, करने से होगा, टाइम चला 41.5 कितना है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, अराउंड 400 आएगा कुछ तो, है ना। 400% इंक्रीज हो गया है, तो 406 भी हो सकता है एग्जैक्ट जो आपने निकाला है। 400% आएगा आंसर। अगर कोई चीज, सुनो ध्यान से, अगर कोई चीज 400% बढ़ गई है तो वो ओरिजिनल से कितने टाइम्स हो गई। अगर मैं कहूं आपकी सैलरी 400 टाइम बढ़ गई, जो लक्षण है ना, उसमें डिक्रीज ही होगी सैलरी। जहां से शुरू करोगे वहां से हो ना, वो हर साल। अब यह दोबारा बता रहा हूं मैं क्या, कि अगर कोई चीज 400% बढ़ गई है तो वो ओरिजिनल के कितने टाइम्स हो गई, बताएं। मारो मुझे मारो। अरे देखो एक बार, 100 रुपए है, 100 रुपए है, इसका 400% कितना होगा, 100 का 400% होता कितना हो गया। चलो यही बता दो, 100 का 400%, 400। 400 का 100 का 400% 400 हो गया, तो इसमें ऐड कितना हो गया, 400 कितना बन गया
500 कितने गुना हो गया? 5 गुना। बात समझ गए? अगर कोई चीज 100% इंक्रीज हो गई है तो कितने टाइम्स हो जाएगी? 2 टाइम्स। कोई चीज 300% बढ़ गई है तब कितने टाइम्स हो जाएगी? चलो भला करे भगवान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कौन से फॉर्मूले? उसमें उसने अगले बोला था अगले ने कि अ, आपका 50% बढ़ गया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर निकाल लिया। कौन से वाला? क्लास की बात करते हैं उसमें। हाँ जी, अगला क्या है? लास्ट वाला लिखे। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, assuming Newton's law of cooling to be valid, assuming Newton's law of cooling to be valid, the temperature of body changes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius। हाँ जी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 7 मिनट्स। In 7 minutes, temperature of surrounding being 10 degree Celsius, find its temperature after next 7 minutes। ध्यान दो कितने बार जरा। Temperature of surrounding being 10 degree Celsius, find its temperature after next 7 minutes। Find its temperature after next 7 minutes। सवाल समझा देता हूं आपको। एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ 7 मिनट में, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। ये बोल रहे हैं कि अगली 7 मिनट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का, ये निकालना है। करो शाबाश। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला लगाएं। आप सोचें अब। आर्यन पता क्या पूछ रहा है? बताऊं क्या तनिष? आंसर मेरे पास अवेलेबल जो है 28 डिग्री सेल्सियस। 45 कैसे होएगा भाई? 60 से 40 हो चुका है, और ठंडा होएगा वो, क्योंकि बाहर का 10 है ना, तो आंसर 40 से कम ही आएगा। बॉडी का टेम्परेचर निकालना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के 2 फॉर्मूला लिखवाए थे, 2 के भी 3 लिखवाए थे बल्कि। डेल्टा टी इज के, ये वाला डेल्टा टी आप थोड़ा सा अलग लिख लें। डी टी के डेल्टा टी। आप देखें शुरू में ये डेल्टा टी क्या है? जो बॉडी का टेम्परेचर घटा, ये क्या है? टाइम कितना लगा? तो बॉडी का टेम्परेचर घटा है आपका 60 से 40, 20 समय लगा 7 मिनट,
कांस्टेंट के इस टाइम पे बॉडी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी है। बाहर का टेम्परेचर 10 था और बॉडी का 60 से 40 हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन में मैं बॉडी का टेम्परेचर कितना लूं? कल मैंने बताया था इनका एवरेज 60 जमा 40 बटा 2 50, तो 50 में से 10 घटा दो। हाँ वो तो करेंगे ही, वो तो करेंगे ही। दोनों का एवरेज और -10, तो 50 - 10 40 आ गया। तो यहां से आपने वैल्यू निकाल ली के की। वो क्या पूछ रहा है कि अगले 7 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे जो चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस टी, एक मिनट, के और 40 प्लस टी बाय 2 माइनस 10, बताएं ठीक है क्या? ये बता दें कि एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कैसे लगाया? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर शुरुआत का 40 है, बाद में टी हो गया, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन, और यहां पे बॉडी के टेम्परेचर का एवरेज माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर करके अब क्या सोल्व कर सकते हैं टी निकालने के लिए? करें। एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आपको टी निकालना है। एक तरीका है यहां से के की वैल्यू निकाल लो पहले से, दूसरे में पुट कर दो, या फिर इसको डिवाइड कर दो इससे 28। बहुत बढ़िया, 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका समाप्त होता है। थैंक यू।